नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आशा है आपने एनएससी स्कैम के बारे में कल अपलोड किया गया वीडियो अवश्य देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आपके लिए उसका लिंक ऊपर आई बटन पर तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। निवेशकों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 22/2/2022 को कुछ बड़ी घटना घटित होने की संभावना है। आप में से कुछ मित्रों ने इस विषय पर जानकारी देने की रिक्वेस्ट भेजी है। आज 21/2/2022 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तथा न्यूमरोलॉजिस्ट द्वारा यह आशंका जताई गई है कि इस तारीख को यानी 22/2/2022 को स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो सकता है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, परंतु एक फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च के आधार पर अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि इस तारीख पर हम बारीकी से गौर करें, नजर दौड़ाएं, तो अंक गणित के अनुसार यह तिथि बड़ी यूनिक है। 22/02/2022 में 4 बार 2 अंक का प्रयोग है जो सदियों में एक बार होता है। बहुत रेयर फिनोमेना है। इसके साथ ही यदि इन 8 अंकों को हम पीछे से आगे, आगे से पीछे देखें तो तिथि वही 22/2/2022 दिखेगी। तो क्या सचमुच में इस तिथि का कुछ विशेष महत्व है? क्या दुनिया भर के बाजार 22/2/2022 को क्रैश होंगे? पिछले 2-3 महीने से दुनिया भर के बाजार एक सीमित दायरे में घूम रहे हैं। हमारे यहां निफ्टी का सूचकांक, जिसने अक्टूबर माह में, अक्टूबर 2021 में 18,604 का उच्चतम स्तर छुआ, उसके बाद ये 2000 पॉइंट की रेंज लगभग 16,500 से 18,500 के बीच झूलता रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी रही है, परंतु एक बड़ी रेंज को बाजार ने नहीं तोड़ा है। परंतु धीरे धीरे ये रेंज भी कम होती जा रही है। वर्तमान में निफ्टी की रेंज 16,800 से 17,800 के बीच में झूल रही है, लेकिन बाजारों में वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो विक्स इंडेक्स हमें बता रहा है। अब लगातार विक्स का इंडेक्स जो है वो 20 से ऊपर चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बाजार 16,800 से 17,800 की जो ये रेंज है, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि हम निफ्टी पर 17,800 से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर नई तेजी अर्थात एक नए बुलरन का आरंभ होने की संभावना बनेगी, और यदि हम 16,800 से नीचे जाते हैं तो फिर क्रैश की संभावना बनेगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि 80 से 90% संभावना नीचे का स्तर तोड़ने की है। आइए इस संभावना का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे बाजार क्रैश होने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन दबाकर, तथा इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपके कोई सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। निवेशकों, 1 जनवरी 2022 के वीडियो में मैंने आपके सामने 10 कारण तथ्यों के साथ रखे थे जो भविष्य में मार्केट क्रैश का कारण बन सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। निफ्टी का पीई रेशो 2023 के रिजल्ट्स की प्रोजेक्शन के आधार पर अभी भी 20 से ऊपर यानी 21 से 22 के मध्य चल रहा है, और जो हमारा एवरेज पीई मल्टीपल रहता है उसके अनुसार यहां से 10 से 20% की गिरावट आना संभव है। आइए एक बार फिर उन 10 कारणों का ताजा विश्लेषण कर लेते हैं। तो सबसे पहला
अननोन रिस्क ड्यू टू ओमिक्रॉन। अब ये रिस्क ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई विशेष परेशानी उपस्थित नहीं करेगा। दूसरा रिस्क जो उन 10 में मैंने गिनवाया था वो था सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल टेंशंस। ये एक बहुत बड़ा कारण आने वाले समय में बन सकता है और बाजारों के लिए अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। जैसे हमने देखा कि कनाडा से जो शुरुआत हुई, वो ट्रक मालिकों ने जो घेराव किया, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, तो यही स्थिति यूरोप के कई देशों में बन रही है। भारत में भी ऐसी स्थिति, जो सरकार ने एक नीति बनाई है ओमिक्रॉन या वायरस के प्रति, जो लोगों को घर में बंद करने की, उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। तीसरा, एक्सट्रीम क्लाइमेट लीडिंग टू फूड क्राइसिस। हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे देश में भी और इस बार यूरोप में किस तरह के तूफान आ रहे हैं। पीछे जर्मनी और ब्रिटेन में बहुत उससे नुकसान हुए हैं और ठंड एकदम बहुत बढ़ गई है। तो इसके कारण जो है फसलों की पैदावार पर, फूड ग्रेन्स की पैदावार पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसके साथ ही चौथा कारण जो मैंने बताया था, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। अब धीरे धीरे जो है फॉसिल फ्यूल्स से हटकर हम नए जो ग्रीन फ्यूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिशन होगा ये बड़ा पेनफुल होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए ऊर्जा की कमी वर्ल्ड में आ सकती है। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण जो मैंने बताया था उस समय, हालांकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, ग्लोबल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, और मैंने इसमें दो प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी, यूक्रेन और रशिया, और उधर चाइना और ताइवान। आप देख सकते हैं कि आज स्थिति क्या बन रही है और रोज कैसे कैसे न्यूज आती है और उसके अनुसार मार्केट ऊपर नीचे होते हैं, और ये भविष्य में भी मार्केट क्रैश का कारण बन सकता है। इसके साथ ही छठा कारण मैंने बताया था, साइबर वॉर बिटवीन नेशंस। तो जब रशिया और चाइना दोनों एक पाले में हों तो हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल वॉर की बजाय एक साइबर वॉर छेड़ें, आपके जो इनके दूसरे प्रतिद्वंदी हैं यूएस या नाटो एलाइज, उनके सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाने का कारण बने। सातवां मैंने बताया था लिक्विडिटी क्रंच, जिससे रियल एस्टेट बबल। ये चाइना में स्थिति अभी भी बनी हुई है, हालांकि भारत में हालात बेहतर हैं। आठवां कारण हमने बताया था यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस में विपरीत परिस्थितियों का पैदा होना। उसके कारण जो है कमोडिटी प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरह से पिछले समय में तेजी से बढ़े, और भारत के लिए ये एक इन्फ्लेशन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। हमने देखा कि वो मैंने जनवरी में एक अंदेशा जताया था, और हमने देखा कि बजट में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को एक तरह से बैन ही पिछले दरवाजे करने का प्रयास किया है, उस पर 30% लॉटरी की तरह टैक्स लगाकर। तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश जो है फायदे का सौदा नहीं रहेगा। इसके बाद 10वां कारण मैंने बताया था आईपीओ क्राइसिस। अभी भी हम देख सकते हैं कि एलआईसी का आईपीओ जब आएगा तो वो भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी वो लिक्विडिटी मार्केट में सक कर। तो जैसा मैंने आशंका जताई थी, उन 10 में से कुछ जो चीजें हैं वो घटित हो रही हैं और उसका विपरीत असर बाजार पर पड़ना तय माना जा सकता है। 11वां कारण जो उभर कर सामने आया वो है एनएससी का क्राइसिस, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ी एक क्षति है। इसको देखते हुए ये फ्रेश निवेश की राह में बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। आज के ग्लोबल चैलेंजेस को देखते हुए बाजारों में मंदी का दौर अर्थात क्रैश की संभावना काफी अधिक है, जो 22/2/2022 या उसके कुछ आगामी दिनों में घटित हो सकता है, और इन स्तरों से भी हम 20% की गिरावट देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आकलन के अनुसार मेरा अनुमान है कि निफ्टी का सूचकांक, अगर ये गिरावट मंदी का दौर शुरू होता है तो कम से कम 14,400 तक गिर सकता है। परंतु यदि सरकार बजट में किए गए वायदों का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करती है तो हम पुनः अगले बजट तक पिछले हाई के करीब पहुंच सकते हैं।
जैसे हम पिछले अगर बुल रन्स और बेयर रन्स का आकलन करें तो एक बुल रन जितने समय के लिए रहता है, बेयर रन उससे आधा या एक तिहाई समय के लिए रहता है। तो पिछला बुल रन हमारा पिछले हाफ ईयर यानी जुलाई अगस्त से शुरू हुआ और नवंबर दिसंबर तक चला, तो लगभग 15 से 18 महीने। तो जब मंदी आएगी तो ये दौर भी कम से कम 5-6 महीने चल सकता है। गिरावट का अंदेशा देखते हुए अपने फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में बने रहने की सलाह होगी, परंतु स्पेकुलेटिव या न्यू इकोनॉमी के शेयर जो बहुत ऊंचे दामों पर लिस्ट हुए हैं उनमें आप अपना निवेश कम करें और कुछ कैश अपने हाथ में तैयार रखें, जिससे गिरावट पर हम सही निवेश के अवसर ढूंढ सकें। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि गिरावट के दौर में कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से शेयर्स में निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।